हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम यहाँ पर संविधान निर्माण प्रक्रिया के टॉपिक को कवर करेंगे। ये जो आने वाले वीडियो री एग्जाम, पेट एग्जाम एंड ईपीएफओ एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ पर पहला है, यहाँ पर हम चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है यहाँ पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया। ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, जिसे नियामक अधिनियम भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट को कहीं कहीं नियामक अधिनियम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या नियामक अधिनियम 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1774 में। इसे एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। इसका प्रावधान किया गया था 1773 में और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की, ये हुई थी 1774 में। इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे एलिजा इम्पे। पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इनका नाम, एलिजा इम्पे का नाम याद रखिए। ये कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है यहाँ पर, कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया था। तो ये किस एक्ट के तहत किया गया था, तो कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था तो वो कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसके तहत जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे, इसको जो है कंपनी और भारतीयों के बीच जो है इसका पृथक्करण कर दिया गया था। अगला है यहाँ पर, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। एक अधिनियम आया था जिसके तहत जो है भारतीय विधान परिषद थी, इसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो वो थे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था, इसके तहत भारतीयों को, जो भारतीय विधान परिषद थी, इसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसके तहत ये बजट पर जो है बहस कर सकते थे। अगला है यहाँ पर, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में जो थी तो वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके तहत की गई थी, तो ये की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, या इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी इसे कहा जाता है। इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला है यहाँ पर, भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान। भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान किसके तहत किया गया था, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। और कब किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। इसका प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जहाँ से कि संविधान का जो अधिकांश भाग इसी से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है संविधान को बनाने में संविधान का जो है अधिकांश भाग यहीं से लिया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है, संविधान का अधिकांश भाग जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई है। अगला है यहाँ पर, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किसके तहत की गई, तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। और यदि प्रांतों या राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की बात करें तो ये 1919 अधिनियम के तहत की गई थी। याद रखिए, केंद्र में यदि पूछा जाए तो ये 1935 अधिनियम के तहत, और प्रांतों या राज्यों में तो ये 1919 अधिनियम के तहत। अगला है यहाँ पर, राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है। राष्ट्रपति की जो है ये अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है, तो ये प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये भी राष्ट्रपति अध्यादेश को निर्गत कर सकता है, तो वो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के तहत इसको ये शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। अगला है यहाँ पर ये भारतीयों की ओर से जो है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग ये की गई थी मई 1934 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में की गई थी। याद रखिए, भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम कहा गया कि एक जो है संविधान सभा का गठन किया जाए, तो इसकी मांग मई 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में की गई।
अगला है यहाँ पर संविधान सभा के गठन का विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया था एम.एन. राय ने। इनका नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ये जो है संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला है संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था, ये सर्वप्रथम जो है संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसने जो है संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया कि जो है भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाए। अगला है यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक या पहला अधिवेशन जो है कब हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं कम से कम नहीं तो ये 100 बार पूछा गया होगा। संविधान सभा की जो है पहली बैठक या पहला अधिवेशन कब हुआ, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक या पहला अधिवेशन भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कुल सदस्य थे 207, जिनमें की 9 महिलाएं थीं। ये जो संविधान सभा बनी थी जिसकी पहली बैठक हुई थी, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 207, जिसमें कि 9 महिलाएं थीं और बाकी जो है पुरुष थे। वर्तमान में जो संविधान सभा यहाँ पर जो है संविधान सभा जो बनकर तैयार हो गई थी, उसमें बाद में कितनी महिलाएं थी, तो वहाँ पर बाद में जो है महिलाओं की संख्या 15 हो गई थी। बाद में उसमें संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं और इसमें स्टार्टिंग में कितनी थी, तो ये 9 महिलाएं थीं और कुल सदस्यों की संख्या थी 207। इसकी अस्थायी इसकी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम भी है याद रखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम याद रखिए, पूछ लिया जाता है। अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था या किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था संविधान सभा द्वारा। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को इनके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। अगला है संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में लगा समय। ये संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कहीं कहीं पर ये जो है लोकसभा या राज्यसभा की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर ये जो है आपको 17 दिन भी लिखा हुआ मिलेगा। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ये संविधान सभा के जो निर्माण में समय लगा था, तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल कितने दिनों तक चले थे, ये कुल 165 दिनों तक चले थे 11 अधिवेशन। अगला है, ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे जो है संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मार्पित कब किया गया, तो ये डेट याद रखिए 26 नवंबर 1949 को जो है ऐसे संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और इसे अधिनियमित किया गया था। कहीं कहीं क्वेश्चन पर जो ये भी पूछ लेता है कि जो है ये संविधान को कब अधिनियमित किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान जो था तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, पूर्ण रूप से ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन से जो है हमारा देश गणतंत्र हो गया था, जिस दिन से संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला है यहाँ पर ये संविधान सभा की जो इसमें प्रमुख समितियां थी, तो वो प्रमुख समितियां भी पूछ ली जाती हैं, इसके अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली समिति थी वो थी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष इनका नाम याद रखिए, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और ये नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के अध्यक्ष थे, जिनमें थी कौन, नियम समिति और संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में जो है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे इसके B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं प्रारूप समिति, और इसमें सदस्यों की संख्या थी 7।
प्रारूप समिति में। अगला है यहाँ पर मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का गठन हुआ था। मौलिक अधिकारों में जो है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को सलाह के लिए जो है एक समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, ये थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें जो थी इसकी दो उप समितियाँ थी। एक थी मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। याद रखिए, यहाँ पर जो है छूट गया है ये पॉइंट। और दूसरी एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे EHC मुखर्जी। ये याद रखिए, मूल अधिकार उप समिति जो थी इसके थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी वो थी EHC मुखर्जी, उसके अध्यक्ष थे। और ये मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये इनके अध्यक्ष याद रखने हैं। संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर जो है ये प्रांतीय संविधान समिति का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया था? तो हमने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो था तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। इसका अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान का लिया गया था। अगला है यहाँ पर देखते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो है क्योंकि भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है किस किस देश के संविधान से क्या क्या यहाँ पर चीज़ें ली गई हैं। यहाँ पर देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। जो है ये इतनी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर, संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सभी याद रखिए, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगला है यहाँ पर अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार। ये याद रखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है। उद्देशिका का विचार और उद्देशिका की भाषा। उद्देशिका की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और जो है उद्देशिका का, उसको हम अभी आगे देखेंगे। उद्देशिका का विचार ये है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका का विचार न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई है? ये भी ली गई है अमेरिका के संविधान से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार याद रखिए कहाँ के? अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से सभी लिया गया है। अगला है आयरलैंड के संविधान से, देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ये सभी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, या कहीं कहीं पर आयरिश भी लिखा मिलेगा, तो ये आयरलैंड या आयरिश के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला है यहाँ पर देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ को जो है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियाँ जितनी भी हैं, कुछ शक्तियाँ जो है राज्य के पास है और कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, और जो राज्य या केंद्र में से किसी के पास नहीं है तो अवशिष्ट शक्तियाँ, उनको जो है अवशिष्ट सूची में रखा गया है उन चीज़ों को, जो कि जिसमें क्या है, जो कि अवशिष्ट सभी शक्तियाँ, अवशिष्ट सूची की शक्तियाँ वो केंद्र में निहित है और केंद्र ही उन पर जो है कोई कानून या बना सकता है उस पर, अवशिष्ट शक्तियों पर। इसीलिए इसमें जो है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से सभी कुछ लिया गया है, याद रखिए। यहाँ अगला है देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है, और उद्देशिका की भाषा ये याद रखना है, रखिए कंफ्यूज नहीं होना है। उद्देशिका का विचार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, और उद्देशिका की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
व्यापार वाणिज्य और समवर्ती सूची की व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? तो ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समवर्ती सूची की व्यवस्था। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गणराज्य की व्यवस्था। ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ये सभी फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में उधार लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गणराज्य की अवधारणा। अगला है यहाँ पर देखते हैं जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था, क्योंकि जब भी कोई आपातकाल लागू होता है तो उसमें जो है मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। तो ये आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था, ये सभी कहाँ से? जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अगला है यहाँ पर देखते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है भारतीय संविधान में, जापान के संविधान से। आगे बात करते हैं, अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो इसमें ये संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं, संविधान संशोधन की व्यवस्था। आगे हम जो है सभी संविधान संशोधन को आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सभी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगला है यहाँ पर, अगला है सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये इसमें मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ के संविधान से। और प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जिसमें कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनीतिक जो ये न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये सोवियत संघ से ही लिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है प्रस्तावना में। ये याद रखिए, कई बार यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन में दे देता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दे देगा या वाणिज्यिक दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें से जो है कौन प्रस्तावना में नहीं है। तो याद रखिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे और लिए गए हैं सोवियत संघ से। अगला है यहाँ पर, ये जो मूल संविधान था भारत का मूल संविधान, इसमें कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी देखते हैं। यहाँ पर जो भारतीय मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे और यदि गणना की दृष्टि से वर्तमान में बात करें तो गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे इसमें और 8 अनुसूचियां थी किसमें? जो कि मूल भारतीय संविधान था। और वर्तमान में इसमें कितने भाग हैं गणना की दृष्टि से? तो गणना की दृष्टि से ये भी आप देखिए कहीं कहीं पर ये भी मेंशन कर देता है क्वेश्चन में कि इसमें जो है गणना की दृष्टि से बताइए। तो गणना की दृष्टि से वर्तमान संविधान में जो है 25 भाग हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके और आप इसकी जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।